हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं केल्विन साइकिल C3 साइकिल जिसे हम कहते हैं वो पढ़ाऊंगी आपको। ओके। हमने लाइट रिएक्शंस और ETS केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड उसके अलावा जो भी टॉपिक्स है वो लोग हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हम पहुंचे हैं केल्विन साइकिल C3 साइकिल पे। उससे पहले आपकी NCERT में एक पैराग्राफ दिया है विच इज अबाउट wait a minute. Okay. Where are ATP and NADPH used? तो उसमें उन्होंने क्या समझाया कि ATP और NADPH कहाँ पे यूज होंगे। ATP और NADPH हमें कहाँ से मिले? So ATP and NADPH we are getting them from light reactions. Okay? लाइट रिएक्शन से हमें ATP and NADPH मिले and we are going to use this ATP and NADPH for डार्क रिएक्शन। ओके, ये जो डार्क रिएक्शन है उसका सेकेंड नेम इज बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज एंड एक और नाम इसका दैट इज कार्बन रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन को हमने एक नाम दिया था विच इज फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज, इफ यू रिमेंबर, लाइट रिएक्शन को हमने फोटोकेमिकल फेज नाम दिया था लाइट रिएक्शन को। डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं क्योंकि इसमें क्या बनता है, बायोमोलिक्यूल बनता है। ओके, एंड दैट बायोमोलिक्यूल इज ग्लूकोज। ऑर्गेनिक फूड बनता है, बायोमोलिक्यूल बनता है, इसीलिए बायोसिंथेटिक फेज। और कार्बन रिएक्शन, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन कंपाउंड है एक वो, इसीलिए कार्बन रिएक्शन भी उसे कहेंगे। सो जो डार्क रिएक्शन है, सो व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि डार्क रिएक्शन डजंट मीन दैट कि जो रिएक्शन है आपकी वो डार्क में होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। डार्क रिएक्शन डजंट मीन दैट रिएक्शन डार्क में होगी। वो रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन बट इज डिपेंडेंट ऑन products of light reaction, products of light reaction। ठीक है, सो लाइट रिएक्शन तो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में सुबह हो जाएगी, तो फिर डार्क रिएक्शन जो है वो रात को भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है। डार्क रिएक्शन डजंट मीन दैट कि जो रिएक्शन है वो डार्क में होगी। ओके, एंड हाउ कैन वी से दैट डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो हम अगर ये जो लाइट रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाए, मतलब उसके प्रोडक्ट्स मिलना बंद हो जाए, तो डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगी। तो हम लाइट रिएक्शन को कैसे स्टॉप करवा सकते हैं? तो इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर आप प्लांट को डार्क में रख दोगे तो लाइट रिएक्शंस नहीं मिलेगी, लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो उसके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और उसके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ये मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम प्रूव कर सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। ओके, सो उतना उस पैराग्राफ से हमें ध्यान में रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट थे। ओके, उन्होंने जो साइकिल डिस्कवर्ड की थी दैट इज नोन एज केल्विन साइकिल। उसका दूसरा नाम है C3 साइकिल। ओके, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये साइकिल जो है उस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे मेल्विन केल्विन ने। सो इस साइकिल में हमें 3 स्टेप पढ़ने हैं।
फर्स्ट स्टेप जो है वो कार्बोक्सिलेशन वाला है, ओके। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज रिडक्शन, एंड थर्ड जो हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब मेल्विन केल्विन जो है वो बताता है कि हमें CO2 में से क्या बनाना है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाना है। तो हमारा मेन काम है कि हमें CO2 को किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। लेकिन डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बन जाता, बीच में हमें इंटरमीडिएट्स भी मिलेंगे, ओके। एंड CO2 से फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बना था, CO2 के फिक्सेशन से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना था कि सबसे पहले ग्लूकोज नहीं बना, ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। CO2 से ग्लूकोज बनना सीधा नहीं बन जाएगा, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, ओके। सो पहले CO2 से क्या बना, 3PGA, ओके। 3PGA का फुल फॉर्म क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके। अदरवाइज 3PGA का दूसरा हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम CO2। डायरेक्टली हमें ग्लूकोज नहीं मिल जाता, पहले 3PGA मिलता है, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्यों, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो थर्ड पोजीशन पे है ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कहीं पे भी ग्लिसरॉल आए तो समझ लेना 3 कार्बन कंपाउंड, उसके थर्ड पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट है, इसलिए हमने 3PGA बोला। अब उसने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो उसने यहाँ पे जो कार्बन है C14 यूज किया था। जनरली कार्बन इज ऑफ 6, कार्बन 12 का होता है, लेकिन उसने 6 कार्बन 14 यूज किया, दैट इज रेडियो एक्टिव टेक्निक का यूज किया उसने। और ये उसने एक्सपेरिमेंट करवा आल्गा में। उसने आल्गल फोटोसिंथेसिस किया, एक आल्गी को CO2 और वाटर दिया लाइट की प्रेजेंस में। उस आल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी था, ओके। आल्गी इज अंडर प्लांट किंगडम, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा। तो उसने फोटोसिंथेसिस किया, तो उसने पाया कि ये जो ग्लूकोज बन रहा है, उसने पाया कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें जो कार्बन है वो कार्बन भी कैसा है, C14 वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो CO2 से बनता है उसको आइडेंटिफाइड किया, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और किस पे एक्सपेरिमेंट करके, आल्गल फोटोसिंथेसिस, आल्गा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, ओके। अब मेल्विन केल्विन ने बोला कि अब हम पूरी साइकिल ही देख लेते हैं, काम करते हैं। कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेप इज ऑफ कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जो CO2 है वो RuBP के साथ रिएक्ट करता है, ओके। RuBP का फुल फॉर्म मैं इधर लिख देती हूं। RuBP का फुल फॉर्म होता है रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ये CO2 RuBP के साथ रिएक्ट करता है, दैट मीन्स RuBP का क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। CO2 उसके साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका क्या नाम है, रुबिस्को, ओके। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम रुबिस्को क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके। और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिकॉज RuBP जो है राइबुलोज शुगर है, उसमें 5 कार्बन होते हैं, कार्बन CO2 का 1 कार्बन, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, समझ आ रहा है। लेकिन ग्लिसरॉल, मैंने बोला ग्लिसरिक यानी समझना 3 कार्बन वाला कंपाउंड, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, बैलेंस हो गए। यहाँ पे भी 6 कार्बन थे, यहाँ पे भी 6 कार्बन थे,
So this is our first step, carboxylation. Carboxylation of what? Carboxylation of RuBP, ribulose 1,5-bisphosphate. Okay. Then our next step is reduction. नेक्स्ट स्टेप अपना कौन सा है? रिडक्शन. उस रिडक्शन वाले स्टेप में 2 ATP एंड 2 NADPH यूज हो गए. ओके. अब 2 ATP एंड 2 NADPH, सो दिस इज फॉर 1 CO2. एक CO2 के लिए बोल रहे हैं कि 2 ATP एंड 2 NADPH यूज हो गए. लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 प्लस 12 H2O करते हैं, यानी 6 CO2 से हम C6H12O6 X ग्लूकोज बनाते हैं. ओके. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 CO2 तो कितना हो जाएगा? 12 ATP एंड 12 NADPH. सो दिस इज फॉर 1 टन ऑफ साइकिल. बट एक ग्लूकोज, हम जो पूरा इक्वेशन देखते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो उसमें तो 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनता है. हमें एक ग्लूकोज बनाना है ना पूरा, तो उसके लिए 6 CO2 के लिए गिनना पड़ेगा. तो कितना हुआ? 12 ATP और 12 NADPH हमें रिक्वायर हो गए. नाउ अब रिडक्शन होना किसका? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का. ठीक है. नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स है. वो जब ATP रिसीव करते हैं तो बना देते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ओके. एंड ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम जब NADPH से रिड्यूस्ड करवाएंगे, ठीक है, तो रिड्यूस्ड करना यानी देखो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड यानी कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा. इक जो टर्म होता है, या तो मैंने 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोला था, 8. ये जो है लगते हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगते हैं. सो यहां से एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, या तो फिर उसे क्या बोल सकते हैं? G3P, ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ओके. सो ATP और NADPH इस तरीके से यूज होते हैं. ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, हम ये G3P को क्या बोल सकते हैं? ट्रायोस फॉस्फेट. इसीलिए आपकी NCERT ने क्या दिया है? ट्रायोस फॉस्फेट. 3rd कार्बन पे फॉस्फेट है. ठीक है. एंड ग्लिसरॉल में भी 3 कार्बन होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रायोस फॉस्फेट बोलते हैं. ओके. G3P को ट्रायोस फॉस्फेट बोला. फिर आपकी NCERT ये रिडक्शन स्टेप में इतना दिया है, उसमें बोला है NCERT ने कि ATP फॉस्फोरिलेशन के लिए यूज होता है. फॉस्फोरिलेशन रिडक्शन के अंदर पैराग्राफ में दिया है कि ATP इज यूज फॉर फॉस्फोरिलेशन. सो फॉस्फोरिलेशन किसका? ये जो 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है उसको 1,3-बिसफॉस्फो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसको 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करके वो फॉस्फोरिलेशन के लिए यूज होता है. फिर एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव कर दो. ठीक है. बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड या तो ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. COOH से अल्टीमेटली कौन सा ग्रुप बन गया? एल्डिहाइड ग्रुप बन गया. एक ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया. ऑक्सीजन रिमूव हो जाना इज व्हाट? ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन रिमूव होना, दैट इज ऑक्सीडेशन. रिडक्शन ऑक्सीजन रिमूव होना, हाइड्रोजन ऐड होना, तो ऑक्सीजन रिमूव होना यानी कि रिडक्शन. तो ये NADPH ने कर दिया रिडक्शन. ठीक है. ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन, NADPH फॉर रिडक्शन. तो रिडक्शन स्टेप के अंदर ही आ जाएगा. ठीक है. लेकिन दिस पार्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 ATP एंड 2 NADPH आर यूज्ड in the step of reduction for 1 CO2. If we are talking about 6 CO2, तो 6 into 2. Okay. उसके बाद ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बना, your third step is
रीजनरेशन, रीजनरेशन। सो ट्रायस फॉस्फेट क्या बना आपका? ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आपका G3P बना। नाउ ये जो इसको उन्होंने बोला है ट्रायोस फॉस्फेट, इसमें से इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे भाई, क्योंकि हमें 6 कार्बन को बैलेंस रखना है इसीलिए। ठीक है, सो इसमें से कुछ जो है ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से कुछ बना देंगे सुक्रोज और स्टार्च, और उसमें से अल्टीमेटली जो हमें चाहिए वो बन जाएगा, हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज। ठीक है, एंड कुछ बना देंगे आरयूबीपी, कुछ ट्रायोस फॉस्फेट आरयूबीपी के रीजनरेशन के लिए यूज हो जाएंगे, बिकॉज आरयूबीपी को रीजनरेट करना इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज आरयूबीपी इज ए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ठीक है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं आरयूबीपी में, उसे रीजनरेट करना पड़ेगा, और ये रीजनरेशन स्टेप के लिए 1 ATP इज रिक्वायर। एक एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, एडीपी और पीआई मिलके एटीपी बनना है, दैट इज फॉस्फोरिलेशन, लेकिन एटीपी टूट के एडीपी और पीआई बनना है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो एटीपी है वो एडीपी एंड पीआई के अंदर टूटता है, सो दिस इज हाइड्रोलाइसिस। सो एक एटीपी रीजनरेशन में यूज होता है अकॉर्डिंग टू 1 CO2, लेकिन 6 CO2 की बात करें तो रीजनरेशन स्टेप में कितने भाई? 6 ATP यूटिलाइज हो गए। ओके, 6 ATP यूटिलाइज हो गए। तो ये हो गई आपकी पूरी साइकिल। अब ये साइकिल को हम एनसीईआरटी ने जो समझाया है उस अकॉर्डिंग समझते हैं केल्विन साइकिल को। ओके, जस्ट अ मिनट। अब ये हमारा हो गया रिबुलेज 1,5 बिस फॉस्फेट। ये जो राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, जस्ट अ मिनट। ओके, एटमॉस्फेयर में से CO2 प्लस वाटर आया। ठीक है, और इसको फर्स्ट स्टेप हुआ कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन हुआ, दैट मीन्स कि जो मुझे रेड से लिखना पड़ेगा आई गेस, जो आरयूबीपी है उसका कार्बोक्सिलेशन हुआ विद CO2, अलोंग विद CO2 वाटर भी आता है, याद रखना, और क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं? 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन। ओके, देन सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एटीपी और एक NADPH के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, लेकिन इसका एक नहीं, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरेट में अकेले 3 कार्बन है। आरयूबीपी जो है वो 5 कार्बन का है, CO2 1 कार्बन का है, तो 6 कार्बन बैलेंस करने पड़ेंगे, इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट एक एटीपी को मॉलिक्यूल को यूज कर रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो 2 एटीपी को यूज करेगा एंड 2 NADPH को यूज करेगा। ठीक है,
ओके, सो ये साइकिल एक बारी साइकिल होती है तो 2 3 पीजीए बनते हैं, ठीक है। 2 बारी साइकिल होगी तो कितने पीजीए बने, अरे सॉरी 6 बारी साइकिल होगी तो कितने बनेंगे, 12 3 पीजीए बनेंगे। हर एक के लिए एक एटीपी और एक एनएडीपीएच चाहिए, सो 12 एटीपी और 12 एनएडीपीएच चाहिए। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोचो कि एक CO2 के हिसाब से, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से सोचो कि एक CO2 के हिसाब से 2 एटीपी और 2 NADPH चाहिए। ओके, सो 6 CO2 के हिसाब से, क्योंकि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 चाहिए, 6 CO2 के हिसाब से 6 इंटू 2 ATP यानी कि 12 ATP एंड 6 इंटू 2 NADPH। ओके, आगे मैंने आपको लाइट रिएक्शन में इक्वेशन बताई थी, जो लाइट रिएक्शन में NADPH बनता था, तो मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी NADP प्लस गिव्स अस NADPH प्लस H प्लस। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे NADPH जो है वो यूज होता है, सो NADPH प्लस H प्लस will get converted into NADP प्लस। ओके, लेकिन यहाँ पे NADPH प्लस H प्लस नहीं लिखा, ये मैंने आपको सिखाया कि एक्चुअल में ये होता है, बट आपको यही चीज याद रखनी है। उसके बाद ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है, आपको एरो के नीचे गिवन है सुक्रोज एंड स्टार्च, ठीक है, ये आपको गिवन है सुक्रोज एंड स्टार्च। जस्ट अ मिनट, ये जूम आउट हो गया। ओके, सो नीचे जो स्टेप था दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बनता था, ये अभी आई डोंट थिंक कि आएगा। उसको अपन छोड़ते हैं, चलो। ट्रायोस फॉस्फेट्स के क्या बनता था, सुक्रोज एंड स्टार्च, सुक्रोज और स्टार्च। और मैंने बताया था कि वो ट्रायोस फॉस्फेट क्या है, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। इसको भी ट्रायोस फॉस्फेट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है और थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है। ग्लिसरॉल यानी 3 कार्बन है, थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है, तो इसको भी ट्रायोस फॉस्फेट कह सकते हैं, ठीक है। टोटल 3 कार्बन है ग्लिसरॉल में, इसलिए इसको भी ट्रायोस फॉस्फेट कह सकते हैं। ओके, बट अल्टीमेटली द ट्रायोस फॉस्फेट वो नहीं होता, ये ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को होता है। मैंने आपको बताया कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, यानी कि उसमें COOH ग्रुप होता है, उसमें पहले जो है वो ATP यूज होता है और इसमें से बनता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, BIS लिखा है, 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर उसमें NADPH यूज होता है, NADPH। तो उसका रिडक्शन होता है, COOH से CHO बनना, यानी कि ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन रिमूव होना, वो तो रिडक्शन ही हुआ, और एक फॉस्फेट चला जाता है, तो यहां से बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। और ट्रायोस फॉस्फेट से सुक्रोज और स्टार्च बना एक साइड, और दूसरी साइड रीजनरेशन हुआ, क्योंकि वापिस RUBP बनाना इज वेरी नेसेसरी ना, क्योंकि सबसे पहले CO2 जो वाटर के साथ है उसको कौन लेते पकड़ता है, RUBP ही पकड़ता है, सो उसको बनाना तो बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। ओके, और रीजनरेशन में कितने ATP यूज होते हैं, एक ATP यूज होते हैं। अब आप सोचोगे मैम याद कैसे रखे कि यहाँ पे ATP यूज होता है, अगर ADP से ATP बना हमें ऐसा याद आ गया, तो भाई ऐसा कैसे याद आ सकता है,
मैंने बताया कि केल्विन साइकिल में जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है वो यूज होता है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एडीपी नहीं है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एटीपी है। सो रीजनरेशन के लिए एक एटीपी यूज होगा। सो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। क्लियर? ओके। जस्ट अ मिनट। सो आरयूबीपी इज अ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ये हमें पता है क्योंकि हमने ये पूरी रिएक्शंस पढ़ ली, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, उसके बारे में कि अभी आज हमें पता है कि आरयूबीपी जो है वो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है, लेकिन पहले ये चीज इतनी जल्दी फाइंड आउट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो ये साइंटिस्ट लोग थे उन्हें क्या लगा कि क्योंकि मेल्विन केल्विन ये फाइंड कर चुका था कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ये मेल्विन केल्विन फाइंड कर चुका था, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि ये जो CO2 है वो कोई ऐसे 2 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता होगा, तब जाके ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता होगा। अभी तो हमने साइकिल पढ़ ली, तो हमें पता है कि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, क्योंकि हम साइकिल पढ़ चुके हैं। लेकिन इसको सिर्फ स्टेबल प्रोडक्ट ही पता चला था, वो नंबर में कितने हैं उसको वो नहीं पता चला था। तो सब लोगों ने सोचा कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का कंपाउंड हो सकता है। लेकिन लेटर पता चला अनएक्सपेक्टेडली, आपकी एनसीईआरटी ने वो वर्ड लिखा है कि आरयूबीपी जो है वो CO2 का क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। अब ये जो C3 साइकिल है जिसे कि हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, उसकी मैं एक बार फिर से आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ कि इस साइकिल में हमने कितने एटीपी यूज किए और कितने NADPH। तो कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में तो कुछ यूज नहीं हुआ। रिडक्शन वाले स्टेप में अगर एक CO2 की बात करें तो हम एक CO2 की कैलकुलेशन करते हैं। चलो, रिडक्शन वाले स्टेप में 6 एटीपी यूज हुए थे, ठीक है। और रीजनरेशन वाले स्टेप में सॉरी रिडक्शन वाले स्टेप में कितने एटीपी यूज हुए थे? 2 एटीपी यूज हुए थे। क्या कर रही हूं यार, ये मैं फिर से लिखते हैं अपन। एक CO2 की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। रिडक्शन वाले स्टेप में हमें लगे थे 2 एटीपी, रीजनरेशन वाले स्टेप में हमें लगा था 1 एटीपी। सो टोटल 3 एटीपी, ओके। और NADPH सिर्फ हमें रिडक्शन वाले स्टेप में ही लगा, सो 2 NADPH, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 6 CO2 के अकॉर्डिंग, तो रिडक्शन वाले स्टेप में एक CO2 के लिए अगर 2 एटीपी लगते हैं तो 6 CO2 के लिए कितने हो जाएंगे? 12 एटीपी। 12 एटीपी। रीजनरेशन वाले स्टेप में एक CO2 के लिए 1 एटीपी। 6 CO2 के लिए कितने एटीपी? 6 एटीपी। सो टोटल 18 एटीपी एंड NADPH तो सिर्फ रिडक्शन में यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू 6 CO2 12 NADPH, सो 18 ATP एंड 12 NADPH यूज हो गए। सो ये हमने पढ़ ली कैलकुलेशन कि कितने हमें ATP लगे और कितने हमें NADPH लगे। Okay, so this is all about C3 cycle. Now we come to our next cycle. अगर आपको CO2 अच्छे से समझ आ गई है, so now we come to our next cycle, that is
C4 साइकिल। C4 साइकिल में पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि ये इतने अच्छे माने जाते हैं C4, मतलब C4 साइकिल नहीं, एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं C4 प्लांट्स जिनमें C4 साइकिल होती है। ओके, सो ये जो C4 साइकिल है हम उसको एक नेम दे सकते हैं, दैट इज हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे, ओके, बिकॉज हैच और स्लैक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस C4 साइकिल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसीलिए C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स, पहले तो ये कौन से रीजन में रहते हैं, वो नॉर्मली ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहना पसंद करते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। कहाँ रहते हैं वो, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। मोनोकोट्स में मेज, sugarcane and sorghum. These are the examples. And dicots में amaranthus and chenopodium, amaranthus and chenopodium. These are the examples of C4 cycle. ओके, अब ये प्लांट जो होते हैं ना उन्हें हम अच्छे प्लांट्स कहते हैं। दे आर वेरी अच्छे प्लांट्स। क्यों भाई हम इन्हें इतना अच्छे प्लांट्स क्यों कहते हैं? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, they can tolerate high temperature, they can tolerate saline conditions, saline environment को भी वो tolerate कर सकते हैं। they can tolerate water stress, they can tolerate water stress. how they can tolerate water stress? दो चीजें हैं, वो वाटर स्ट्रेस टॉलरेट कर लेते हैं बिकॉज एक्चुअली मैं एरो बनाने जा रही थी, कोई ना, ऐसे ही अपन लिख देते हैं। उनमें होता है क्यूटिकल, लीफ का आउटर मोस्ट लेयर जो ट्रांसपीरेशन कम करता है। अगर वाटर की कमी है तो क्यूटिकल जो है वो ट्रांसपीरेशन कम कर देगा, तो एक तरीके से वाटर जो है वो इवापोरेट नहीं होगा, यानी वाटर अंदर प्लांट के अंदर ही सेव रहेगा। सेकेंड इज सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा यानी उसका जो पोर की साइज है वो छोटी हो जाएगी तो ट्रांसपीरेशन की रेट कम हो जाएगी। तो इस तरीके से वो वाटर जो स्ट्रेस है उसको क्या करते हैं, टॉलरेट। तो हाई टेम्परेचर को तो टॉलरेट करेंगे क्योंकि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं। सलाइन कंडीशंस को टॉलरेट करते हैं, वाटर स्ट्रेस को भी टॉलरेट करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें वो करते हैं। देन नेक्स्ट इज
वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो कोल्ड से सेंसिटिव होते हैं, उन्हें कोल्डनेस इतनी पसंद नहीं होती, इसलिए तो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं। इनका जो बायोमास होता है उसकी वो सबसे ज्यादा रहता है, मतलब प्रोडक्टिविटी जो है इन प्लांट की, अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो वो C4 प्लांट में होता है। इन प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये सारी क्या है, इनकी अच्छी बातें। और एक गंदी प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन क्यों एक वेस्टफुल प्रोसेस है, वो फोटो रेस्पिरेशन जब मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन एक गंदी प्रोसेस जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं वो इसमें नहीं होती, फोटो रेस्पिरेशन इनमें नहीं होती। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी इनकी अच्छाई है कि भाई वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, वो सलाइन कंडीशंस को टॉलरेट कर लेते हैं, वाटर स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है इनकी, ठीक है। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कहूँ तो C4 जो है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके शुगर्स बनाता है C3 से, हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ओके। एंड इनमें फोटो रेस्पिरेशन जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है वो भी नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस क्या, फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटो रेस्पिरेशन, अब वो क्या है वो मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी तब अच्छे से डिस्कस करूंगी। इसमें एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है, एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है जिसको क्रांज एनाटॉमी कहा जाता है, क्रांज एनाटॉमी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये आपके लीफ का सबसे बाहर का लेयर जो है वो एपिडर्मिस होता है, ठीक है। अंदर बीच में आपका क्या होता है, वास्कुलर बंडल्स। सो ये जो मैंने ड्रॉ किए वो आपके वास्कुलर बंडल्स हो गए, ओके। और इसके बाहर, एक मिनट, इसके बाहर होते हैं बंडल शीट सेल, ये होते हैं बंडल शीट सेल, ठीक है। एंड बंडल शीट सेल के बाहर होते हैं ये आपके मीजोफिल सेल। सो क्रांज एनाटॉमी यानी ये आपको क्या दिख रही है, एक टाइप का कंसेंट्रिक अरेंजमेंट दिख रहा है सेल्स का। दिस रेड वन जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किए हैं, दे आर दी बंडल शीट सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। एंड जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किए हैं, दे आर द मीजोफिल सेल्स, ओके, मीजोफिल सेल्स। एंड ये बीच में जो दिख रहा है वो आपका वास्कुलर बंडल्स हो गए, जाइलम फ्लोएम। नाउ इनमें यहाँ पे जो सेल्स है उनकी हमें कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट देखने को मिलती है। कॉन्सेंट्रिक यानी देखो उनका सेंटर सेम है। अगर आप बंडल शीट सेल की बात करो तो यहाँ से ये सारे बंडल शीट सेल्स का डिस्टेंस सेम आएगा। अगर मीजोफिल सेल्स की बात करो तो यहाँ से ये सारे मीजोफिल सेल्स का डिस्टेंस सेम आएगा। सो यहाँ पे सेल्स की एक कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट देखने को मिलती है। एक रेथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक अरेंजमेंट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है रेथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओ
सॉरी, इस साइड तो दिखेगा नहीं। रेथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रांस एनाटॉमी। नाउ हमें यहाँ पे जो ये बंडल शीट सेल है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी पड़ेगी। बंडल शीट सेल्स आपकी एनसीईआरटी ने भी लिखी है कि जो बंडल शीट सेल्स होते हैं ये इनकी जो साइज होती है वो लार्ज होती है। इन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं है। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में आप देखो आपको कोई स्पेस देखने को नहीं मिलेगी, यानी कोई इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं है। इनकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिक वॉल है, इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज, यानी वहां से कोई गैस ना अंदर आ सकती है ना ही कोई गैस बाहर जा सकती है। सो इट इज इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज। सेकेंड, ये ए ग्रेनल सेल्स होते हैं। ए ग्रेनल सेल्स यानी उनका अगर आप क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करोगे तो उनमें ऐसे आपको छोटे छोटे थाइलेकोइड्स ही देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे, थाइलेकोइड्स ही देखने को मिलेंगे। ओके, और मैंने आपको बताया है कि जो आउटर सरफेस होता है उस पे कौन सी फोटो सिस्टम प्रेजेंट होती है, PS1। और जब PS1 ही फंक्शनल होगी तब कौन से टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, साइक्लिक टाइप का फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। ओके, साइक्लिक टाइप का फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। लेकिन ये तो मैंने बात की बंडल शीट सेल्स की जो कि ए ग्रेनल होते हैं। ठीक है, अगर मैं साइड में मिजोफिल सेल्स की बात करूं, ठीक है, मिजोफिल सेल्स मिजोफिल सेल्स तो ग्रेनल होते हैं। तो आउटर सरफेस पे PS1 जिसे बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड, और नॉन एप्रेस्ड या तो एक्सपोज। नॉन एप्रेस यानी जो मतलब बीच में फंसी हुई नहीं, जैसे एप्रेस बोलेगे यानी सैंडविच जैसी, एप्रेस यानी बीच में दबी हुई। तो दबी हुई कौन है, PS2, वो इनर सरफेस पे है, एक थैलेकोइड और दूसरे थैलेकोइड के बीच में, तो उसे एप्रेस बोलेगे। PS1 बोलेगे कि नॉन एप्रेस रीजन में प्रेजेंट है, तो ग्रेनल है। ठीक है, तो PS1 भी होगा, PS2 भी होगा, स्ट्रोमा लेमेली भी होंगे वहां पे। तो ठीक है, सो यहाँ पे आपको साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, नॉर्मल जैसा क्लोरोप्लास्ट होता है वैसा ही होता है, दोनों देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ए ग्रेनल सेल्स है तो सिर्फ हमें PS1 देखने को मिला, सिर्फ PS1, यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। ठीक है, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है वो चीज तो है, लेकिन सिर्फ PS1 है, PS2 है ही नहीं, यानी यहाँ पे तो O2 प्रोड्यूस ही नहीं होगा बंडल शीट सेल में। और मिजोफिल सेल में O2 प्रोड्यूस होगा क्योंकि PS2 है, एंड PS2 इज एसोसिएटेड विद वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिट होता है, 2H2O gives us 4H plus first 4 electron plus 2H2O O2, सो यानी O2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ग्रेनल में। तो यहाँ पे जो बंडल शीट सेल्स है उसमें PS1 ही है सिर्फ, और एक ग्रेनल है वो, और जबकि ये ग्रेनल है तो दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहे हैं। मिजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट कुछ अलग है, बंडल शीट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट कुछ अलग है। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को नाम दिया गया है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद ये सब आप लिख दोगे। ये अगर इसकी साइज लार्ज है तो इसकी थिन होगी, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो इसमें होगे, इसकी थिक वॉल है तो इसकी थिन वॉल होगी। ठीक है, अदर थिंग इज मिजोफिल सेल्स डज नॉट हैव रूबिस्को। मिजोफिल सेल में रूबिस्को नहीं है। C3 साइकिल में तो मिजोफिल सेल में रूबिस्को था। हमने जो पूरा
हमने जो पूरा ये प्रोसेस देखा, ये सब कुछ कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, डीजनरेशन, केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऑफ व्हाट? ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं डार्क रिएक्शन के वो स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है? जितने भी एंजाइम्स होते हैं डार्क रिएक्शन के वो स्ट्रोमा में होते हैं। तो वो सारी चीजें मिजोफिल सेल में, C3 साइकिल में तो मिजोफिल सेल में हो रही थी, यहाँ पे दोनों सेल में होगी C4 प्लांट्स में, मिजोफिल सेल्स में भी और बंडल शीथ सेल्स में भी। देखते हैं वो कैसे। बंडल शीथ सेल्स में, बंडल शीथ सेल्स में रूबिस्को है, कहा है? इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल। क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को प्रेजेंट है, ओके? बंडल शीथ सेल के अंदर ये मेरा बंडल शीथ सेल हो गया, ठीक है? ये मेरा क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेना हो गए, तो मान लो ये ग्रेना हो गए, तो ये उसका स्ट्रोमा, तो मान लो कि ये मेरा रूबिस्को यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है? अब मिजोफिल सेल बोल रहा है मेरे पास रूबिस्को तो नहीं है, तो मैं एक दूसरा एंजाइम रख लेता हूँ और उसका नाम है पेपकेस, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी आगे, फिर भी अभी लिख के रखो, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड या तो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस, कार्बोक्सिलेस पेपकेस इसमें प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? इन साइटोप्लाज्म ऑफ मिजोफिल सेल, मिजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जबकि इसमें तो पेपकेस नहीं है, इसमें पेपकेस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट। सो ये कुछ बंडल शीथ सेल और मिजोफिल सेल, दो टाइप के सेल इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है? क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है। उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, ओके? इसको हैच एंड स्लेग पाथवे कहते हैं, वो चीज भी मैंने आपको बताई यहाँ पे, ओके? अब इसका पाथवे हम पढ़ते हैं। आई हैव टू एड एन पेज, वेट अ मिनट। इसके पाथवे में आई एम थिंकिंग कि मैं आपका एनसीईआरटी से इसका पाथवे ले लूं, लेकिन एक बार चलो मैं इसका पाथवे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ओके? इसका पाथवे हम एक बार, ओफ आई हैव चूजन द रॉन्ग पेन, इससे ड्रॉ करते अपन। बड़ा सा करना पड़ेगा कि अंदर अपन को बहुत सारा लिखना भी है। ओके, या ओके बच्चा पार्टी। अब दिस वन इज योर मिजोफिल सेल, क्योंकि बाहर तो कौन सा सेल होता है? मिजोफिल सेल होता है, ठीक है? मैंने क्रेन्स एनाटॉमी में बताया था। और ये आपका हो गया बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। नाउ मिजोफिल सेल में एटमॉस्फेरिक CO2 आएगा, एटमॉस्फेरिक CO2, और अंदर वो पानी के साथ रिएक्ट करके HCO3 माइनस बना लेगा। ये आपको केमिस्ट्री में इक्वेशन होगा, ये पानी के साथ CO2 ने रिएक्ट किया, उससे कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3 एंड 4 ये वीक एसिड होता है, तो फिर ये टूट जाता है H+ और HCO3 माइनस में, ठीक है? और ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू होता है, CA यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये सब आपको आगे के चैप्टर में आएगा, ठीक है? सो इतना आपको याद नहीं रखना, बस HCO3 माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करके वो अंदर बन गया,
और अंदर भाई कौन बैठा है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है, पीईपी। पीईपी स्टैंड फॉर व्हाट, पीईपी स्टैंड फॉर फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट या फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड। ठीक है, इसके प्रेजेंस में आपका बन जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे एंजाइम वर्क करेगा पेप्केस। इस स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, फिक्सेशन। फिक्सेशन ऑफ व्हाट, फिक्सेशन ऑफ CO2। फिक्सेशन ऑफ CO2 विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट और फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, PEP पेप्केस, फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। आगे मैंने फुल फॉर्म लिखा था पेप्केस। पेप्केस क्या है, एक एंजाइम है और उसकी मदद से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। देखो पीईपी है 3 कार्बन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के तो पास कितने हो गए फिर 4 कार्बन। सो इधर से एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज oxaloacetic acid, oxaloacetic ACE, acetic acid। C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज oxaloacetic acid which has 4 कार्बन। C3 साइकिल में कौन था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3-phosphoglyceric acid या 3-phosphoglycerate। ठीक है, सो उसमें जो था 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड था वो था, इसलिए C3 साइकिल उसे बोला है। इसमें 4 कार्बन वाला कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। इसमें से आगे जाके मैलिक एसिड भी बन सकता है एंड एस्पार्टिक एसिड भी बन सकता है। ओके, दे टू कंटेन्स 4 कार्बन, ये दोनों में भी 4 कार्बन होते हैं। फिर ये जाता है बंडल शीट सेल में। ठीक है, अब आप सोचोगे कि पेप्केस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे रूबिस्को नहीं होता, मेसोफिल सेल में पेप्केस ही होता है। अब ये बंडल शीट सेल में जब जाता है तो ये जो मैलिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में। ठीक है, या तो फिर आप बोलो पाइरूविक एसिड। पाइरूवेट एंड पाइरूविक एसिड आर सेम थिंग बच्चा। इसमें से CO2 रिमूव होता है जब मैलिक एसिड में से पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड बनता है तब, और ये जो CO2 है वो CO2 कहाँ एंटर करता है, C3 साइकिल, बिकॉज C3 साइकिल इज अ यूनिवर्सल साइकिल। C3 साइकिल एक यूनिवर्सल साइकिल है। मैंने लिखा नहीं है बट मैं लिख देती हूं बड़े अक्षरों में। जो C3 साइकिल है, योर C3 साइकिल इज यूनिवर्सल, वो सभी में चलेगा, भले ही प्लांट का साइकिल C3 हो या C3 साइकिल हो या C4 साइकिल हो, मतलब वो C4 प्लांट ही क्यों ना हो, C3 साइकिल तो सब में चलेगा बिकॉज इट इज यूनिवर्सल साइकिल। ठीक है, अब चलो ये समझ लिया कि ये CO2 जो है वो C3 साइकिल में एंटर कर गया। कैसे एंटर कर गया, मैंने बोला था ना बंडल शीट सेल में रूबिस्को होता है, तो वो रूबिस्को क्या करेगा, C3 साइकिल जिसे केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, वो रूबिस्को सेम यहाँ पे केल्विन साइकिल चलाएगा। ओके, एंड ये जो हमारा पाइरूवेट है वो रीजनरेट कर देगा इस फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, जैसे वहां पे RUBP रीजनरेट करना पड़ा था वैसे। देखो ये जो स्टेप हो ना, दिस इज सेकेंड स्टेप जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने, चलो अच्छे से लिखती हूँ, दिस इज सेकेंड स्टेप जिसे हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और ये थर्ड स्टेप है, इसमें क्या हुआ, रीजनरेशन ऑफ
phosphoenol pyruvic acid या phosphoenol pyruvate. And this is first step, that is fixation. Fixation of what? Fixation of phosphoenol pyruvic acid या phosphoenol pyruvate. Now regeneration step requires 2 ATP to be broken down into 2 ADP plus 2 inorganic phosphate. अब बोलो कैलकुलेशन बताओ, चलो इसमें कैलकुलेशन क्या होगी. सो अगर हमें देखे तो 2 ATP तो एक CO2 के लिए बोला, ठीक है. 6 CO2 हो गए तो 12 ATP फॉर 1 CO2, ठीक है. तो टोटल आपके C4 प्लांट में, नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताती हूं, C4 प्लांट में मैं कैलकुलेशन करूं तो देखो C4 प्लांट में C3 साइकिल भी चल रही है एंड C4 साइकिल भी चल रही है. C3 साइकिल में हमें पता है कि 18 ATP एंड 12 NADPH. ओके. C4 साइकिल में रीजनरेशन के लिए 2 ATP 6 बार होता है यानी 12 ATP. सो टोटल 30 ATP एंड 12 NADPH आपको C4 प्लांट में जाएगा. देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अगर आपको पूछे C3 साइकिल तो ये वाला आंसर आएगा. अगर आपको पूछे C4 साइकिल तो आपको ये टोटल नहीं लिखना आंसर. ये टोटल आंसर आप कब लिखोगे? जब दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चन कि भाई C4 प्लांट में कितने ATP और कितने NADPH जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, तब हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन इफ दे आर आस्किंग अबाउट नॉट C4 प्लांट एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट C4 साइकिल, अगर C4 साइकिल के बारे में पूछ रहे हैं तो हमें 12 ATP लिखना है. C4 साइकिल एंड C4 प्लांट से डिफरेंट गाइस. C4 साइकिल में सिर्फ रीजनरेशन वाले स्टेप में ATP जो है वो रिक्वायर्ड हमें होता है. ओके. और एक और चीज, यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है पाइरुवेट का फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, that conversion is done by an enzyme. That conversion is done by an enzyme which is an cold sensitive enzyme. कोल्ड सेंसिटिव क्योंकि ये प्लांट मैंने आगे बताया था हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, यानी कोल्ड उनको नहीं पसंद है, ठंडी उनको बिल्कुल नहीं पसंद है. एंड दैट एंजाइम इज नोन एज पाइरुवेट डाइकाइनेस. देखो काइनेस का मतलब होता है किसी भी चीज में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, ठीक है. या तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस एंजाइम का सेकेंड आपको कहीं पे ये भी देखने को मिल सकता है कुछ बुक्स में PEP सिंथेटेस, क्योंकि हम पाइरुविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड या तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो कह रहे हैं वो बना रहे हैं, ठीक है. तो वो भी आपको कुछ बुक्स में देखने को मिल सकता है. और एक और चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो वाटर स्ट्रेस को वो टॉलरेट कर लेते हैं तो उसके मैंने 2 रीजंस बताए थे, ठीक है. एक क्यूटिकल वाला रीजन बताया था, एक संकन स्टोमेटा वाला रीजन. इसका तीसरा रीजन है इनकी क्रांज एनाटोमी. इसका तीसरा रीजन क्या है? इनकी क्रांज एनाटोमी, जिसमें वास्कुलर बंडल्स के बाहर बंडल शीट सेल्स भी है, मिजोफिल सेल्स भी है. तो एक तरीके की टाइट पैकिंग रहती है. टाइट पैकिंग रहती है तो वाटर इतना लॉस नहीं हो पाता, ठीक है. तो ये रीजन भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. सो एक बार देख लेते हैं कि ये जो हेच एंड स्लैग पाथवे है मैंने लिखा है, हाँ C4 प्लांट्स को C4 साइकिल या C4 प्लांट हेच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं C4 पाथवे को. सो एक बार हम इसकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो मैं आपको बता देती हूँ. ओके. मेरे को हाइलाइटर, हाँ ये चूज करते हैं. देखो एटमोस्फेरिक CO2 आया, ये बाहर, ये मिजोफिल सेल है, दिस इज सेल वॉल. प्लांट के सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन. ये CO2 आया, अंदर H2O के साथ रिएक्ट करेगा, HCO3 माइनस बनेगा. यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? पेप्केज एंजाइम काम करेगा. चलो ना अपन पेन ही रखते हैं.
रेड कलर का, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? पेप्केज एंजाइम। ओके, और ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट यानी पीईपी, इन द पीईपी प्लस HCO माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्केज फिक्सेशन होगा, C4 एसिड बनेगा, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किसका होगा? इट कैन बी मैलिक एसिड, इट कैन बी एस्पार्टिक एसिड, MA फॉर मैलिक एसिड, AA फॉर एस्पार्टिक एसिड। वो C4 एसिड यानी कि मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड कोई भी जा सकता है, मैंने एस्पार्टिक एसिड को आगे ले गई, विच इज ऑल्सो 4 कार्बन वाला एसिड। ठीक है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, दैट CO2 एंटर्स अ केल्विन साइकिल, और जो C3 एसिड बना विच इज योर पाइरुविक एसिड, उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन वापिस मेसोफिल सेल। रीजनरेशन रिक्वायर 2 ATP। ठीक है, रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 2 ATP विच गेट कन्वर्टेड इनटू 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। Okay, this is according to 1 CO2. If we are talking about 6 CO2, then 6 ATP. Okay, don't get confused in C4 cycle and C4 plant. दोनों में आंसर्स अलग है, मैंने समझाया। Then regeneration step में जो एंजाइम रिक्वायर होता है that is pyruvate dikinase। मैं लिख रही हूँ उसके साथ साथ इट्स वेरी गुड फॉर यू कि आप नोट्स बना रहे हो, अदरवाइज आप भी सब भूल जाओगे अगर सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लोगे तो। यू हैव टू राइट अलोंग विथ मी। ओके, सो यहाँ पे हमारा C3 एंड C4 जो साइकिल है वो ओवर होता है। मुझे आपको कुछ चीज बतानी थी, दैट इज अबाउट डबल फिक्सेशन। 1 मिनट के लिए रुकना। डबल फिक्सेशन यानी कि जो ये साइकिल है C4 साइकिल, उसमें हमें एक टाइप का डबल फिक्सेशन देखने को मिलता है। डबल फिक्सेशन ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि एक बार CO2 मेसोफिल सेल में फिक्स हो रहा है और एक बार CO2 जब ये केल्विन साइकिल के साथ केल्विन साइकिल में जा रहा है तो वो RUBP के साथ भी CO2 फिक्स हो रहा है सेकेंड टाइम। एंड फर्स्ट टाइम जब ये एटमोस्फियर से अंदर जाके वाटर के साथ HCO3- बना लेता है, फर्स्ट टाइम जब HCO3- के फॉर्म में CO2 जाता है एंड फॉस्फोइनोल पाइरूवेट या फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तभी भी फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन ऑफ PAP, फिक्सेशन ऑफ RUBP। इसीलिए डबल फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो केम पाथवे भी है C3 C4 के अलावा, केम पाथवे भी हमें पढ़ना है C3 पाथवे C4 पाथवे के अलावा। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।